नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर के स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के बारे में, जिसमें हम मीडिया एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है शिक्षा में संचार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जब दो व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होती है, तो उसे ही हम संचार कहते हैं। इस कार्य के माध्यम से कोई भी अपने विचार, सोच, भावनाओं आदि को संप्रेषित कर सकते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति को अपनी बातें, विचार, भावनाएं बता सकता है, किसी भी जानकारी और ज्ञान को दूसरे तक पहुंचा सकता है। इस उद्देश्य के लिए कुछ उपकरण जैसे यूज़ किए जाते हैं, जैसे टेलीफोन यूज़ किया जाता है, टेलीप्रिंटर, फैक्स, ईमेल, रेडियो प्रसारण, टेलीकास्टिंग आदि की भी मदद ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जो संचार शब्द है वो लैटिन शब्द कम्युनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सामान्य। इस अर्थ में एक क्रिया के रूप में शब्द दूसरों के साथ सामान्यता या सामान्य समझ और अनुभवों को साझा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब इस शब्द का उपयोग किया जाता है सामान्य समझ और अनुभवों को दूसरे के साथ साझा करने के लिए। संचार को एक प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है, जिसमें हम जो जानते हैं अपने आप में विचारों, सोच और भावनाओं के रूप में संचार की प्रक्रिया के माध्यम से दूसरों के साथ साझा किया जाता है। यह प्रसारण के कुछ या अन्य माध्यमों की मदद से किया जाता है। अधिमानतः इस प्रकार से जिससे प्राप्त करने वाला व्यक्तियों द्वारा भली भांति प्राप्त किया जाता है। अर्थात संचार एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अपनी भावनाओं, विचारों, सोच इत्यादि को एक से दूसरे व्यक्ति से साझा करते हैं। इसमें हम कई माध्यमों का उपयोग भी कर सकते हैं। संचार प्रक्रिया आपको पता होगा, एक दो तरफा प्रक्रिया, जिसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। और इसका मतलब कि ये चक्र के रूप में काम करता है। इसमें जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स बता रखे हैं, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया शामिल होती है। यह प्रक्रिया एक चक्र के रूप में संचालित की जाती है, जिसे नीचे दिया गया है। हम संचार की किसी भी प्रक्रिया में सामान्य रूप से 6 घटकों को देखते हैं। सेंडर, और जो जैसे यहाँ पे लिखा है संदेश भेजने वाला, जिसे हम सेंडर कहते हैं, संचार का स्रोत। और फिर क्या संदेश की सामग्री क्या है, फिर जैसे संचार का माध्यम क्या है, किस माध्यम से हम भेज रहे हैं, हमारा मौखिक माध्यम है या हम लिखित रूप में भेज रहे हैं, किसी टेलीफोन के माध्यम से भेज रहे हैं, इत्यादि बातें इसमें आ जाती हैं। फिर रिसीवर जो रिसीव करता है उसको, और फिर इस पे जो फीडबैक देता है। और संचार के जो मतलब कि बाधाएं इत्यादि या सूत्रधार होते हैं, वो छठी इसके एलिमेंट है। तो एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। संचार का स्रोत, संचार की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से संचार के स्रोत से शुरू होती है। प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई होना चाहिए। यह स्रोत चाहे वे किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति के रूप में हो, सूचना, विचारों, सोच, मत, भावनाओं आदि को प्रसारित करने की स्थिति में होना चाहिए। तो अगर सेंडर ही नहीं होगा तो कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए सेंडर का होना आवश्यक है, ताकि वह किसी वस्तु या घटना के रूप में सूचना, विचारों या भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सके। संचार की संदेश सामग्री, संदेश सामग्री में क्या हो सकता है, जैसे कोई ज्ञान की बात हो सकती है, कोई सूचना हो सकती है, विचार हो सकता है, कोई सोच हो सकती है, मत हो सकते हैं, भावनाएं होती हैं। और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संप्रेषित या प्रसारित करता है। संचार की सामग्री के रूप में जाना जाता है। ये अच्छी तरह से संगठित और संरचित या असंगठित और असंरचित या सहज हो सकते हैं, जो संचार की प्रकृति, उद्देश्य और संचार के समय चुने गए मीडिया स्थिति पर निर्भर करता है। संगठित कैसे, मतलब जो एक क्रमवार जो जानकारी होती है, स्टेप बाई स्टेप। और मतलब जैसे किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम, तो उसमें संगठित जानकारी दी जाती है। लेकिन अगर हम यूं ही किसी कोई बात कर रहे हैं ऐसे ही, तो उसे असंगठित या असंरचित बात कहा जाता है। जैसे कि हम अगर देश में बेरोजगारी पर बात करें, तो इसमें जो भी बातचीत होगी वो संगठित और संरचित होगी। लेकिन हम यूं ही किसी बात पे कि मौसम कैसे बदल रहा है, या फिर देश में महंगाई यूं ही क्यों बढ़ रही है, जैसे आप देखते होंगे कि आसपास में किसी दुकान इत्यादि पे अगर कुछ व्यक्ति बातचीत कर रहे होते, किसी बात पर चर्चा कर रहे होते, तो वो असंगठित में आता है। मीडिया और संचार का चैनल, एक व्यक्ति जो कुछ दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, वह हमेशा मीडिया या उपयुक्त मीडिया चैनल की मदद से संप्रेषित करता है। मीडिया आमतौर पर दो विशिष्ट रूप लेता है, एक मौखिक और एक गैर मौखिक। गैर मौखिक में इशारा, संकेत, जो भी शारीरिक भाषा या संकेतिक होते हैं, कोड भी इसमें आ जाते हैं। एक संचार प्रक्रिया में प्रेषक और रिसीवर दोनों को मीडिया
या संचार के चैनल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो पारस्परिक रूप से स्वीकार्य होने के साथ साथ प्रभावी भी हो। किसी भी संचार प्रक्रिया की शुरुआत में जब कोई संदेश के स्रोत के रूप में कुछ जानकारी अपने विचारों, सोच और भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करता है, तो वास्तव में इसे रिसीवर तक पहुंचाने के लिए प्रेरित होता है। संचार के रिसीवर रिसीवर आपको पता है वो व्यक्ति जो संदेश रिसीव करता है, जो संदेश प्राप्त करता है, वह जो उधर से एनकोडेड जो संदेश आता है, एनकोडेड उसे यहाँ पे वो डिकोड करता है और फिर उस पर प्रतिक्रिया देता है, बातचीत प्रतिक्रिया आप कह सकते हैं, फीडबैक इत्यादि देता है। इस तरह रिसीवर संचार प्रक्रिया के दूसरी और के छोर पर स्थित है, मतलब दूसरी ओर वह स्थित होता है। एक तरफ जो स्रोत होता है संचार का वह, और दूसरी ओर रिसीवर। धारा के प्रवाह के लिए संचार का संदेश भेजने वाले के सामने ही महत्वपूर्ण है, ये समान ही महत्वपूर्ण है। संचार केवल तभी सक्रिय रहता है जब प्राप्तकर्ता की रुचि हो, उसके पास संप्रेषित संदेश को कोड करने, समझना, प्रभावी ढंग से प्रक्रिया करने के लिए आवश्यक योग्यता हो। अर्थात जैसे कि आपने देखा होगा, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ नहीं कहूँगा मैं, जैसे कोई एक विशेषज्ञ व्यक्ति है किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कि कोई साइंटिस्ट है और ऐसे ही कोई सामान्य सा व्यक्ति है, तो अगर जो साइंटिस्ट है वो किसी चीज़ पर, जैसे कि वो अगर किसी चीज़ पर सामान्य व्यक्ति से कोई बात करता है, वो अपने फैक्ट्स रखते हैं, तो सामान्य व्यक्ति में ज़्यादा चांसेस है कि वह साइंटिस्ट की बातों को नहीं समझ पाए ठीक से। तो यह मतलब कि एक उसमें जो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, उसमें ये योग्यता होनी चाहिए कि वो जो प्राप्त उसे संदेश है उसको डिकोड करे और समझे और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करे। प्रतिक्रिया सामग्री या प्रतिक्रिया, जो भी आप फीडबैक कहेंगे, फीडबैक को प्रतिक्रिया या फीडबैक संकेतों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो रिसीवर की ओर से संप्रेषित संदेश संचार के प्रवाह को बनाए रखने के लिए रिसीवर द्वारा वापस प्रेषित इनकोडेड रूप में भेजा जाता है। प्रभाव में प्रभावशीलता काफी हद तक सामग्री की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। संचार के सूत्रधार या बाधाएं, संचार की प्रक्रिया की गणना, गुणवत्ता, प्रभावशीलता, संचार के स्रोत और रिसीवर के बीच स्थित कुछ अन्य हस्तक्षेप करने वाले चर की उपस्थिति के माध्यम से अनुकूल या प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। जो संचार की प्रक्रिया होती है वह मतलब कि जो ये कुछ चर होते हैं, जो मतलब कुछ बाधा या सूत्रधार होते हैं, उनके द्वारा अनुकूल और प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। इन चरों की प्रकृति के अनुसार प्रक्रिया संचार में मदद करने या बाधित करने में संचार के सुगम करता या अवरोध कहा जाता है। प्रभावी संचार के लिए अनुकूल शारीरिक मनोवैज्ञानिक उपकरणों की परिस्थितियों और सुविधाओं की उपस्थिति संचार प्रणाली को वांछनीय प्रभावशीलता प्रदान करने में मदद कर सकती है। जैसे कि अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी से संचार कर रहे हैं, तो अगर नेटवर्क खराब है तो एक प्रकार से यह बाधा है आपके संचार में, जिस कारण से आप उस व्यक्ति तक अपनी बात ठीक से नहीं पहुंचा पाएंगे। अब आता है हमारा कक्षा में कम्युनिकेशन। कक्षा में कम्युनिकेशन आपको पता होगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण है और इससे सीखने को प्रारंभिक चरण में ही लाया जाना चाहिए। कक्षा में जो संचार होता है वो तीन तरीके से मौजूद होता है, मौखिक, अशाब्दिक और जैसे कि आप बोल सकते हैं इसमें लिखित। मौखिक संचार का अर्थ है जो शिक्षक या छात्र जोर से बोलता है। अशाब्दिक संचार शरीर की भाषा को संदर्भित करता है। और लिखित संचार में लेखन शामिल होता है, जैसे रिपोर्ट कार्ड, असाइनमेंट देना। और छात्र मतलब असाइनमेंट देते हैं शिक्षक को, या छात्र एक दूसरे से साथ अलग अलग संदर्भों में बातचीत करते हैं। इन तीन प्रकार के संचार का प्रयोग हम देखते हैं। मौखिक संचार में बोले गए शब्दों का उपयोग करके सभी संचार शामिल है। मूल रूप से ध्वनियों, भाषाओं के माध्यम से संदेश भेजने या प्राप्त करने को संदर्भित करते हैं। गलतफहमी से बचने और बोलते समय रुचि का अधिकतम करने के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रभावी ढंग से कैसे संप्रेषित किया जाए। सही प्रकार की भाषा का उपयोग करना, स्पष्ट रूप से बोलना, अपने श्रोताओं को जानना, सर्वोत्तम तरीके से प्रतिक्रिया देना और बोलते समय उपयुक्त स्वर का उपयोग करना सुनिश्चित करना। मौखिक संचार में मतलब वही सब बातें आ जाती है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में बातचीत होती है। और बोले गए शब्दों का उपयोग करके संचार शामिल होता है, इसमें स्मृति और भाषाओं के माध्यम से संचार होता है। और
मतलब इसमें सही प्रकार की भाषा का उपयोग करना, स्पष्ट रूप से बोलना, अपने श्रोताओं को जानना, सर्वोत्तम तरीके से प्रतिक्रिया देना और बोलते समय उपयुक्त स्वर का उपयोग करना सुनिश्चित, मतलब कि इसमें महत्वपूर्ण है ये सब बातें। शिक्षक मौखिक संचार के माध्यम से एक छात्र या पूरी कक्षा को संबोधित कर सकते हैं। शाब्दिक संचार में हम बात करते हैं, वास्तव में जो कहा जा रहा है वे केवल सॉरी अशाब्दिक संचार में हम उन रूपों को लेते हैं संचार के जिसमें हम बिना बोले कोई काम करते हैं, बिना बोले संचार करते हैं, जैसे कि हाथों के इशारों से, आंखों के इशारों से, या फिर जो हम किसी मुद्रा में आते हैं उसमें हम बिन मतलब उसमें हम बिना बोले जो भी अपना संचार करते हैं उसको हम इसमें लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको, इसका अर्थ है शारीरिक भाषा, जैसे कि चेहरे के हाव भाव, हाथ की हरकत, आँखों का संपर्क, आवाज़ का स्वर, मतलब इत्यादि जो भी स्वर होते हैं इस टाइप की उसकी बात हो रही है इसमें। जब आपको यह ज्ञान होता है कि आप बोलने के अतिरिक्त और क्या कर रहे हैं तो आप अपने आप में सुधार ला सकते हैं। अंततः अपनी बात को व्यक्त करने के लिए सभी सही अशाब्दिक संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई शिक्षक अपना सिर हिला रहा है जबकि एक छात्र बोल रहे हैं, ये उत्साहजनक हो सकता है, दिखा सकता है कि वह छात्र से सहमत है। आपने भी देखा होगा कई बार जब प्रश्न पूछा जाता है क्लास में, तो जब कोई स्टूडेंट जवाब देता है उसका, तो कई बार टीचर जो होते हैं वो या तो अपनी गर्दन हिलाते हैं या अपनी जो पलके होते हैं उससे झपकाते हैं, या कई बार अगर टीचर किसी स्टूडेंट को बैठने के लिए इशारा करता है तो वह अपनी पलके नीचे झपकाते हैं, या फिर उसको उसकी तरफ उंगली करके उसे इशारे से बोलता है नीचे बैठ जाने के लिए, या जैसे कोई स्केल टेक्स्ट पे मारता है इत्यादि। कई मामलों में गैर मौखिक संचार का उपयोग एक आवश्यकता के साथ मजबूरी भी बन जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि अ, जैसे जो डिसेबल लोग होते हैं, मतलब जिनमें डिसेबिलिटी होती है, विकलांग व्यक्ति जो होते हैं, जैसे गूंगे हो गए, जो बोल नहीं पाते, मौखिक रूप से विकलांग है, या जो सुन नहीं सकते हैं, श्रवण दोष है जिनमें, उन लोगों के लिए जो केवल उन लोगों के लिए ज़्यादा गैर मौखिक संचार उपयोगी होता है। सामान्य परिस्थितियों में गैर मौखिक मीडिया का उपयोग आमतौर पर मौखिक संचार को शक्ति और प्रभावशीलता देने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे कुछ बता बातें की जा रखी हैं गैर मौखिक संचार के बारे में, जो जो इसमें शामिल आते हैं। जैसे चेहरे की अभिव्यक्ति होगी, चेहरे की अभिव्यक्ति संचार की भावनाओं, विचारों और इरादों को बहुत अच्छी तरह से संप्रेषित कर सकती है। सामान्य तौर पर चेहरे और चेहरे के भावों को किसी के भावनात्मक सोच व्यवहार का सही संकेतक कहा जा सकता है। जब कोई परेशान होता है तो उसका चेहरा चिंता और तनाव के स्तर की पहचान देता है। इसी तरह जब कोई खुश होता है तो उसके चेहरे के भाव उसे दर्शाते हैं। आँख की भाषा को शाब्दिक संचार का एक अन्य महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। आंखें वास्तव में संचारक द्वारा संप्रेषित किए जाने के इरादे से सभी को बलपूर्वक व्यक्त कर सकती हैं। आँख की भाषा को दुनिया की लगभग सभी संस्कृतियों और समाजों के लिए सामान्य और सार्वभौमिक माना जा सकता है। नेत्र गति की भाषा कुछ हद तक इतनी सार्वभौमिक और परिचित है कि संचारक द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं, विचारों और इरादों को डिकोड करना बहुत आसान होता है। जब कोई अपनी आंखें घुमाता है तो हमें यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसे हमारी दोस्त या बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह हमसे बचना चाहता है। कक्षा में संचार शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच आवश्यक अंतःक्रियात्मक संबंध अधिकतर संबंधित नेत्र भाषा के माध्यम से बना रखे जाते हैं। शिक्षक के सामने शिक्षक की आंखों की गति किसी भी शिक्षण अधिगम गतिविधि में प्रतिक्रिया देने या सक्रिय रूप से भाग लेने छात्र को प्रोत्साहित या हतोत्साहित कर सकता है। तो इत्यादि आप आँख की भाषा के बारे में समझ गए होंगे। आँखों से जो भी इशारे इत्यादि होते हैं, शारीरिक भाषा हमारी भावनाओं, विचारों, कार्यों को संप्रेषित करने के लिए हमारे शरीर की एक प्रभावशाली और प्रभावी भाषा। एक शास्त्रीय नृत्यांगना मंच पर प्रदर्शन करते समय अपने शरीर के अंगों के विभिन्न इशारों, मुद्राओं और आंदोलनों के माध्यम से इस तरह के संचार की प्रभावशीलता का पर्याप्त प्रमाण प्रदान कर सकती है। बॉडी लैंग्वेज, आपने जैसे भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम
इत्यादि डांस में देखा होगा, या जो भी साउथ दक्षिण भारत में जितने भी डांस होते हैं, या उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में आपने डांस देखा, उसमें जो नृत्यांगना होती है वे जब नृत्य करती है तो अपने शारीरिक हाव भाव से बताती है कि वो कब द्वेष कर रही है, कब चिंतित है, कब क्रोधित है, कब भयभीत है, कब ईर्ष्या है, कब संदेह कर रही है, कब स्नेह कर रही है, कब प्यार में है, इत्यादि वे शरीर भाषाओं के माध्यम से बताती हैं। शरीर की भाषा हालांकि कुछ हद तक सार्वभौमिक और सामान्य लगती है, फिर भी इसका एक आदर्श सांस्कृतिक और सामाजिक अर्थ होती है। हर संस्कृति या समाज की अपनी शारीरिक भाषा होती है, जिसे बोले जाने वाली भाषा के समान ही सीखा जा सकता है, जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं ध्वनि प्रतीक की। कई ध्वनि प्रतीक मुखर संकेत भी वांछित संचार के लिए प्रभावी माध्यम साबित होते हैं। उदाहरण के लिए जब हम किसी को कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, या केवल हूँ हूँ ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं, तो इस संचार की श्रृंखला को बनाए रखने के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। हम ठीक से कल्पना कर सकते हैं कि वह ध्यान दे रहा है और हमारे लिए दिए गए संदेश से सहमत है। इसके विपरीत श्रोता नकारात्मक ध्वनि और का उच्चारण करते तो उसका अर्थ है कि संदेश के प्रति उसकी उदासीनता या नकारात्मक उदासीनता या असहमति। कई बार आपने देखा कि जो का उच्चारण करते हैं तो उसमें नकारात्मक प्रतीक होता है। अब इसमें आता है सांकेतिक कोड भाषा। कई बार वांछित संचार के लिए कुछ विशेष कोड भाषा का उपयोग एक प्रभावी मॉडल के रूप में किया जा सकता है। विभिन्न इशारों, मुद्राओं और शरीर की गतिविधियों के मदद से की गई विशेष कोड भाषा का उपयोग बहरे, गूंगे और गूंगे के साथ संवाद करने के लिए किया जा सकता है। आप इस तरह के संचार की प्रभावशीलता को अच्छी तरह से आंक सकते हैं। यदि आपने कभी आकाशवाणी समाचार बुलेटिन का प्रसारण देखा, तो अगर आपने उसमें देखा हो, तो उसमें जो मूक और बधिर लोग होते हैं उनके लिए एक जो सांकेतिक कोड भाषा होता है, उस साइन लैंग्वेज होती है, उसका यूज़ करने के लिए एक वहाँ पे व्यक्ति बैठे रहते हैं, जो जो समाचार होते हैं उनको सांकेतिक कोड भाषा में सामने वाले के सामने प्रस्तुत करते हैं। चूँकि इसे सामान्य रूप से साझा किया जाना चाहिए, इसलिए इसे आप अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा किसी भी रूप में अच्छी तरह से समझा, उपयोग और व्याख्या किया जाना चाहिए। तो इसमें गैर मौखिक प्रतीकों और मौखिक प्रतीकों का उपयोग करके कोड भाषा किसी भी सेट का आविष्कार करने के लिए स्वतंत्र है, जो आमतौर पर उनके बीच साझा किए जाते हैं। जैसे रामायण में रावण की बहन शूर्पणखा से निपटने के लिए राम और लक्ष्मण ने अपनी कोड भाषा की मदद से एक आवश्यक संचार किया था। इसमें जो थर्ड संचार है वो हमारा वो है लिखित संचार। लिखित संचार में लिखना इत्यादि शामिल होता है। यह संचार के सबसे भरोसेमंद प्रकारों में से एक है। यह मूल रूप से लिखित रूप में सूचना भेजना या प्राप्त करना है सर। लिखित संचार आपके द्वारा लिखी या टाइप की गई किसी भी चीज का रूप ले सकता है, जैसे पत्र, ईमेल, नोट, टेक्स्ट, ब्लॉग, किताबें इत्यादि। उदाहरण के लिए एक शिक्षक छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए लिखित असाइनमेंट की व्यवस्था करता है, जो यह जटिल जानकारी के लिए व्याख्यान, स्लाइड या नोट्स प्रस्तुत कर सकते हैं। लिखित संचार का उपयोग करते समय महत्वपूर्ण है कि अपने पाठकों और अपने उद्देश्यों को जाने और अपने लिखित संदेशों में निरंतरता बनाए रखें। अब कक्षा में संचार की स्थितियों की बात इसमें आती है। तो कक्षा में संचार की स्थितियों में यहाँ पे 5 स्थितियाँ बताई गई हैं। शिक्षक कक्षा संचार, शिक्षक छात्र संचार, छात्र शिक्षक संचार, छात्र छात्र संचार और छात्र कक्षा संचार। तो शिक्षक कक्षा संचार, इसके नाम से ही आपको पता होगा, जब जो टीचर होता है वह पूरी क्लास से बात कर रहा होता है। शिक्षक कक्षा संचार तब होता है जब एक शिक्षक अपनी पूरी कक्षा के साथ संवाद करते हैं। मौखिक संचार तब होता है जब एक शिक्षक छात्रों को वह जानकारी बताता है जो उन्हें जानना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि कोई शिक्षक छात्र से बात करना बंद करने के लिए कहता है, तो मौखिक संचार का एक सीधा रूप है। शिक्षकों के लिए अपनी कक्षाओं के साथ अशाब्दिक रूप से संवाद करने के तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि उनके आसन, हाव-भाव, छात्रों से निकटता के माध्यम से। एक छात्र को बात करना बंद करने के लिए बजाय एक शिक्षक परेशान करने वाले छात्र की डेस्क की ओर बढ़कर अशाब्दिक संचार का उपयोग कर सकते हैं, जिससे न केवल परेशान करने वाले छात्र संदेश प्राप्त करते हैं, बल्कि कक्षा के अन्य छात्र भी जो हस्तक्षेप का अवलोकन करते हैं वे इसे प्राप्त करते हैं। शिक्षक छात्र संचार, शिक्षक साथ छात्र संचार तब होता है जब एक शिक्षक किसी विशेष छात्र के साथ सीधे बातचीत करता है। चूंकि एक शिक्षक अपने
विद्यार्थियों के साथ अधिकतर पूरी कक्षा के सामने बातचीत करता है। शिक्षक छात्र संचार शिक्षक कक्षा संचार से अलग करना मुश्किल हो सकता है। शिक्षक छात्र संचार के लिए आवश्यक है कि शिक्षक एक छात्र के साथ आमने सामने कार्य करे, जैसे कि एक सम्मेलन के दौरान, कक्षा से पहले या बाद में, स्कूल के बाद। इस प्रकार का संचार उन शिक्षकों के लिए प्रभावी है जो कि निजी संदेश को संप्रेषित करना चाहते हैं। छात्र शिक्षक संचार छात्र शिक्षक संचार भी एक छात्र शिक्षक के बीच सीधा संचार होता है। पहले वाले में तो जो टीचर था वो स्टूडेंट के साथ संचार करता है, लेकिन इसमें जो स्टूडेंट है वो टीचर के साथ संचार करता है, लेकिन इस बार छात्र द्वारा संचार शुरू किया जाता है। यह पूरी कक्षा की भागीदारी के दौरान भी हो सकता है। चर्चा के दौरान शिक्षक से एक प्रश्न पूछते हैं। छात्र शिक्षक संचार में संलग्न होता है क्योंकि यह एक अकेला छात्र होता है जो एक शिक्षक के साथ संचार करता है। तो ये बात हो गई छात्र साथ छात्र संचार। छात्र संचार तब होता है जब दो या दो से अधिक छात्र एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। सफल पूर्ण कक्षा चर्चा छात्र छात्र संचार को उत्तेजित करती है, क्योंकि छात्रों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, न केवल शिक्षक से। छात्र कक्षा संचार तब होता है जब कोई छात्रों का समूह अपने संदेश को पूरी तरह कक्षा से निर्देशित करता है। पूरी कक्षा की चर्चा भी इस प्रकार के संचार को प्रोत्साहित कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र चर्चा के दौरान कक्षा से कोई प्रश्न पूछता है तो यह छात्रों का संदेश पूरी कक्षा में निर्देशित होता है, बल्कि यह समूह प्रस्तुतियां भी छात्र कक्षा संचार का गठन करती हैं। कक्षा में प्रभावी संचार के लिए कुछ यहाँ पे रणनीति दी गई, जैसे कि एक सुरक्षित और सहायक संबंधों का एक वातावरण बनाना। छात्र और शिक्षकों के बीच सहायक संबंधों का कक्षा का एक वातावरण होना चाहिए, ताकि जो जो छात्र किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करे या जो उपलब्धियां हैं उनका छात्र और शिक्षकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। क्योंकि जब छात्र समर्थित महसूस करेगा तभी तो वे अपनी कक्षा में अपने विचारों, अपने मतों को ठीक से व्यक्त कर सकेगा और चुनौतियों को पूरा करने का प्रयास करेगा। संचार का उपयोग करके एक सहायक अधिगम वातावरण का निर्माण किया जाता है। शिक्षकों को अपने छात्रों को अच्छी तरह से जानना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि वे आपकी कक्षा में उनके प्रति गलत निर्णय अपमान से सुरक्षित है। छात्रों के लिए खुले दरवाजे की नीति रखना, ताकि वे किसी मुद्दे पर आपसे बात कर सके, और उनसे बात करते समय उनके साथ सहानुभूति रखना, तो उनकी देखभाल करना। उन्हें यह कभी यह प्रदर्शित नहीं करना चाहिए कि आपको उनकी बात नहीं समझ आ रही, तो उनके विचारों और मतों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सामूहिक कार्य की अधिकता, टीम वर्क, समूह चर्चा कक्षा को अधिक आरामदायक वातावरण बनाने में योगदान करते हैं। और छोटे समूहों में काम करके छात्र अपने विचारों को अधिक आसानी से साझा करने और अपने स्वयं के संचार कौशल में सुधार करने में सक्षम होते हैं। ये गतिविधियां उन्हें आपसे प्रश्न पूछने और अपने काम पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर देती है। शारीरिक भाषा शारीरिक भाषा संचार न केवल मौखिक बल्कि गैर मौखिक भी हो सकता है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपनी शारीरिक भाषा के माध्यम से जो संकेत दे रहे हैं वे सकारात्मक, आत्मविश्वासी और आकर्षक। उदाहरण के लिए, जब आप छात्रों से बात कर रहे होते हैं तो उनसे आंख मिलाना यह दर्शाते हैं कि आप सहायक और चौकस हैं। जब आप पूरी कक्षा के समक्ष प्रस्तुत हो तो आँख से संपर्क करना महत्वपूर्ण होता है। यह सभी को ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है, जो उनके अधिगम में सहायक होता है, साथ ही उन्हें कक्षा गतिविधियों में सम्मिलित होने का एहसास कराता है। सक्रिय होकर सुनना संचार के सुनने के घटक को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सभी गलतफहमी का 60% से अधिक खराब सुनने के परिणाम स्वरूप होती है। जो गलत फहमियाँ होती हैं वो 60%, अगर हम गलत सुनेंगे तो 60% ज़्यादा चांसेस है कि गलत फहमी हो। कक्षा में अच्छा सुनने का अभ्यास करने से आपको दो तरह के लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला, आप अपने छात्रों के लिए एक मॉडल होंगे जो अपने श्रवण कौशल में सुधार करेंगे और इस प्रकार अधिगम को बेहतर बनाए रखेंगे। दूसरी, सक्रिय रूप से श्रवण कौशल का उपयोग करके आप गलत फहमियों को दूर कर सकते हैं और अधिगम का विस्तार कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके छात्रों के लिए शिक्षा बेहतर हो सकती है। सक्रिय रूप से श्रवण में आपके छात्र
जो कहते हैं उसे ध्यान से सुनना, यह जानना कि आपने उन्हें सही ढंग से समझा है, उनके विचारों का निर्माण करना और उन्हें चुनौती देना या प्रश्न पूछना शामिल है। ये कक्षा में समझ को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका और प्रभावी संचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। फीडबैक फीडबैक में हम आ जाते हैं, जैसा हमने सेंडर रिसीवर में भी अभी बात किया था, कम्युनिकेशन वाले पार्ट में भी, कि उसमें फीडबैक देना आवश्यक होता है। जैसे कि किसी स्टूडेंट ने कोई कार्य किया तो या किसी टेस्ट में अच्छे नंबर लाए तो उसके लिए उसको फीडबैक दिया जाता है। हाल के वर्षों में फीडबैक पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई अध्ययन हुए हैं। यह दिखाया है कि सकारात्मक फीडबैक यानी प्रशंसा छात्रों के आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं, जिससे उन्हें विश्वास करने की अधिक संभावना होती है कि वे सफल हो सकते हैं और एक सहायक वातावरण बनाने और शैक्षिक सफलता को बढ़ाने में मदद करता है। आप विद्यार्थियों के व्यवहार को संशोधित करने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग भी कर सकते हैं। आपको विद्यार्थियों को अपने पाठों या शिक्षण शैलियों पर प्रतिक्रिया देने का अवसर भी देना चाहिए। हास्यवृत्ति हास्यवृत्ति मतलब क्लास में जब कोई हास्य कोई स्थिति ऐसे उत्पन्न हो जाती है जिसमें टीचर और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साथ में हंसने लग जाते हैं, तो ऐसा मतलब कि तो ये आत्म प्रेरणा और छात्र और शिक्षक के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण या सहायक होता है। यह आपको अपनी कक्षा के साथ संबंध स्थापित करने और पाठ में अपनी रुचि बनाए रखने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए आप चुटकुले या मज़ेदार उपाख्यान बता सकते हैं, हल्के फुल्के अपने व्यक्तिगत उदाहरण दे सकते हैं या छात्रों को चुटकुले पर हंस सकते हैं। आपने खान सर की वीडियोस में यह देखा होगा। हालांकि आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप नकारात्मक हास्य का उपयोग ना करें जहां आप छात्रों को नीचा दिखाते शर्मिंदा करते हैं। नकारात्मक हास्य क्या मतलब, जैसे किसी स्टूडेंट पर ही कोई ऐसा भद्दा सा चुटकुला बना देना कि जिससे स्टूडेंट को शर्मिंदा होना पड़े या पूरी क्लास को उससे बुरा लग सकता है। तकनीकी कौशल कंप्यूटर, वीडियो और ऑनलाइन संसाधनों जैसे अप टू डेट शिक्षण सामग्री का उपयोग करना छात्रों को व्यस्त रखने और उनकी समझ को सुदृढ़ करने का एक और तरीका है। यह विभिन्न शिक्षण शैलियों वाले छात्रों के साथ आपके संचार की प्रभावशीलता को भी बढ़ा सकता है, जो अधिक पुराने ज़माने की तुलना में ऑनलाइन संसाधनों से अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। पूर्णतः स्पष्टीकरण अच्छा संचार और अच्छा शिक्षण समझने और समझाने से संबंधित है। अतः आपको हमेशा स्पष्ट होना चाहिए कि अपने शब्दों को अपने पाठकों या श्रवणकर्ताओं के अनुकूल बनाना चाहिए। आपको पाठ योजनाएं लिखते समय इस बारे में ध्यान देना चाहिए। साथ ही पाठ प्रस्तुत करने के बाद बच्चों के साथ बातचीत करते समय भी स्पष्टीकरण का ध्यान रखना चाहिए। संचार के इसमें विभिन्न साधन हमने संचार के जो हमने 3 प्रकार देखे कक्षा में संचार के, या उसे संचार के 3 प्रकार कहा जा सकता है। और हमने कक्षा और में संचार की स्थितियाँ देखी और किस प्रकार से संचार को बढ़ावा देने के लिए रणनीति बना सकते कक्षा में हमने वो देखी। अब हम इसमें संचार के विभिन्न साधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ साधन दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है संचार प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मीडिया का वर्णन या साधनों का वर्णन एक अलग प्रकार का वर्गीकरण दृष्टिकोण यहाँ पर दिया गया है। ऑडियो मीडिया संचार प्रक्रिया में संचारक और रिसीवर दोनों केवल ऑडियो मीडिया पर भरोसा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कक्षा की स्थिति में शिक्षक केवल मौखिक या व्याख्यान के माध्यम से संवाद कर सकते हैं, छात्र केवल सुनने के माध्यम से संप्रेषित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि के माध्यम से संचार भी ऑडियो मीडिया के उदाहरण हैं। जैसे कोई पॉडकास्ट हो गया या रेडियो पे आप कुछ सुन रहे हैं, कोई टेप रिकॉर्डर है तो उसमें भी आपने जो टेप रिकॉर्ड के उसके बारे में आप सुन सकते हैं, वो तो ऑडियो मीडिया ऑडियो माध्यम हो सकते हैं। दृश्य मीडिया जिसे हम देख सकते हैं, एक शिक्षार्थी लिखित या मुद्रित कथन को पढ़कर या ग्राफिक्स, चार्ट, आरेख, ग्राफ की दृश्य व्याख्या के माध्यम से जानकारी या संदेश प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई इंफॉर्मेशन है कि भारत में गरीबी कितनी बढ़ी है पिछले 10 सालों में, तो उसके लिए आपको थ्योरी जानने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए बस आपको एक चार्ट देखना है या आपको कोई टेबल देखना है या कोई ग्राफ देख लेना है, आपको पता लग जाएगा।
एक छात्र ब्लैक बोर्ड पर लेखन के माध्यम से सामग्री को समझ सकता है आदि। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि के माध्यम से समाचार के साथ साथ प्रदर्शन के माध्यम से सीखने के भी दृश्य मीडिया के माध्यम किया जाता है। श्रव्य दृश्य मीडिया अधिकांश स्तरों पर कक्षा में दिन या कक्षाओं में दिन या प्रतिदिन की स्थिति में संचार आमतौर पर श्रव्य और दृश्य मीडिया के संयोजन के माध्यम से किया जा सकता है। जब एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखता है, एक लाइन बनाता है या कोई मॉडल या ग्राफिक प्रदर्शित करता है और प्रदर्शन तालिका को प्रदर्शित करता है, तो अपने दृश्य प्रदर्शन के साथ साथ वर्णन, स्पष्टीकरण, व्याख्यान और प्रदर्शनी के साथ अपने कौशल का उपयोग भी कर रहा है। तो मतलब इसमें एक तो प्रदर्शन भी कर रहा है जो दृश्य माध्यम और स्पष्टीकरण द्वारा श्रव्य माध्यम का भी वह उपयोग कर रहा है। बहुसंवेदी मीडिया, जैसे इसमें लिखा है कि हमारी इंद्रियों को ज्ञान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जैसे कि 5 इंद्रियां हैं हमारी, श्रवण, दृष्टि, गंध, स्वाद और स्पर्श में से प्रत्येक अलग अलग या संयोजन में संचार प्रक्रिया के लिए प्रभावी माध्यम के रूप में अच्छी तरह से काम कर सकता है। नतीजतन यदि हम विभिन्न प्रकार के मीडिया और सहायता सामग्री का उपयोग करने में सक्षम होते हैं जिसमें अधिक से अधिक इंद्रियां शामिल होती है, तो ये भी संचार का एक माध्यम है। जनसंचार माध्यम, जनसंचार माध्यम एक निश्चित प्रकार का माध्यम बनता है, जनता के साथ संचार में उपयोगी साबित होता है। रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, सिनेमा, फिल्म, मुद्रित मीडिया जैसे किताबें, समाचार पत्र और पत्रिका, ईमेल के रूप में इंटरनेट संचार, टेलीग्राफ, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और उपग्रह संचार प्रसारण सभी जनसंचार के साधनों मीडिया के प्रावधान में आते हैं। कई संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम काफी औपचारिक और संगठित तरीके से जनसंचार माध्यम का उपयोग करते हैं। मल्टीमीडिया, संचार प्रक्रिया को मल्टीमीडिया दृष्टिकोण पर आधारित कहा जा सकता है, जब किसी विशेष संचार स्थिति में अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए नियोजित संगठित संयोजन में कई मीडिया आइटम नियोजित होते हैं। प्रतिष्ठित मुक्त शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा संस्थान जैसे इग्नू के अधिकांश सुव्यवस्थित कार्यक्रम शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने के लिए अपनाए गए मल्टीमीडिया दृष्टिकोणों के माध्यम से चलाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे उन्नत देशों में इसका उपयोग पाठ्यक्रमों के रूप में चलाने में काफ़ी प्रभावी तरीके से किया जाता है। तो आपने मल्टीमीडिया को भी पढ़ा, जैसे वीडियो इत्यादि हो गए और कोई मूवी इत्यादि होगी, तो वो सब मल्टीमीडिया में आ जाएगा। जैसा आपने देखा होगा कि जो इग्नू है उसका खुद एक ई ज्ञान कोश नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको इसकी सामग्री मिल सकती है, वीडियो मिल सकती है इत्यादि, मतलब पाठ्य पुस्तकें आसानी से उपलब्ध है। तो ये हमारे ये लास्ट में निष्कर्ष आ जाता है कि कक्षा संचार में अधिकतर शिक्षक होते हैं, छात्र प्राप्तकर्ता होते हैं। संचार के घटक, स्रोत सामग्री, संदेश, मीडिया, चैनल, रिसीवर, प्रतिक्रिया, यहाँ पे संचार के घटक बता रखे हैं। संचार के विभिन्न प्रकार, मौखिक, गैर मौखिक, लिखित संचार। कक्षा में विभिन्न संचार स्थितियाँ क्या हैं, जैसे शिक्षक संचार, छात्र छात्र संचार, छात्र शिक्षक संचार, शिक्षक छात्र संचार, छात्र शिक्षक संचार। संचार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक क्या होते हैं, उनके और अवरोध, जिन कारकों को हम अवरोध भी कहते हैं। इसमें कक्षा संचार में प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक को स्पष्ट होना चाहिए, सहायक के साथ एक सुरक्षित अधिगम का माहौल बनाना चाहिए। टीम वर्क, बॉडी लैंग्वेज, फीडबैक, सक्रिय श्रवण, तकनीक, कौशल, हास्य की भावना पर अधिक जोर देना चाहिए रणनीति। और यहाँ पे कुछ साधन बताए गए हैं, जैसे कि ऑडियो मीडिया, विजुअल मीडिया, ऑडियो विजुअल, मल्टीमीडिया, मल्टी सेंसरी मीडिया इत्यादि। तो आप इन्हें एक नज़र में देख सकते हैं इन अध्यायों को। और ये हमारा है क्वेश्चंस। तो आप अगर ये चैप्टर समझ गए हो तो आपके लिए क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या कुछ समझ में आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को इस वीडियो की आवश्यकता है तो उसे भी साझा करें। धन्यवाद।